गुड आफ्टरनून गुंजन। गुड आफ्टरनून रोली। Okay, let's start. 34 times 5, 330. Sorry. Okay, let's start. सो यूजीसी नेट की क्लास स्टार्ट हुई थी कल और हमने ड्रामा पढ़ना शुरू किया था और हमने पढ़ाना शुरू किया था आपको एंशिएंट मिडिवल और एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। और इसमें हमने ड्रामा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। उसका बैकग्राउंड, ओरिजिन और डेवलपमेंट पढ़ा था, 4 साइकिल्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ा था कि 6 तरह का ड्रामा होता है। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, ड्रामा के एलिमेंट्स। आज हमारी ये बात होगी। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटेलियन कन्वेंशंस देयर आर 6 बेसिक एलिमेंट्स इन एनी ड्रामा। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ड्रामा में, किसी भी ड्रामा में ये 6 बेसिक तत्व एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है। एग्जाम में PYQ जब आप करना शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ना शुरू करेंगे, तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे कि जो अभी हम आपको एलिमेंट्स बताएंगे, इनके जो ग्रीक नाम है कि इसका क्या मतलब है। एक 6 क्वेश्चन तो इस तरह से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि इनमें से कोई एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो एरिस्टोटल ने 6 भैया वो बताए एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट जो एरिस्टोटल ने बताया ड्रामा का, वो बताया डायोनोइया, जिसे हम थीम बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि डायोनोइया का मतलब थीम होता है, ठीक है। आई मे बी प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, ठीक है, इसको, क्योंकि आई डोंट नो वो ग्रीक कैसे प्रोनाउंस करते होंगे इसे। तो डायोनोइया कंसाइजली रिफर्स टू द इंटेलेक्चुअल और रैशनल एस्पेक्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। डायोनोइया कंसाइजली हम कहते हैं उस बौद्धिक और तार्किक पहलू को किसी भी लिटरेरी रचना के, फोकसिंग ऑन इट्स डीपर मीनिंग, जिसमें फोकस किया जाता है उस रचना के, उस ड्रामा के डीपर मीनिंग पर, उसकी थीम्स पर, आइडियाज़ पर, रादर देन इट्स इमोशनल और सेंसरी एलिमेंट्स, ना कि उसके इमोशनल और सेंसरी एलिमेंट्स पर। आसान भाषा में किसी भी ड्रामा में उसमें एक थीम का होना ज़रूरी है। जब तक थीम नहीं डिसाइड करेंगे आप, तब तक आप ड्रामा नहीं लिख पाएंगे। ऑब्वियसली थीम का होना ज़रूरी है, और थीम डिसाइड होती है कि आप इंटेलेक्चुअली और रैशनली, ठीक है, अपनी उस साहित्यिक रचना के किस पहलू को दर्शाने वाले हैं, वो उसका डायोनिया या थीम कहलाएगा। दूसरी चीज़ जो एरिस्टोटल ने बताया कि किसी भी ड्रामा का जो दूसरा तत्व होता है वो होता है माइथॉस, जिसे प्लॉट कहते हैं। सही बात है, आपने थीम डिसाइड कर ली कि मैं इस थीम पर पोएम लिखूंगा या मैं इस थीम पर कहानी लिखूंगा, या मैं, अब हम ड्रामा पढ़े तो ड्रामा के एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं इस थीम पर ड्रामा लिखूंगा, मैंने ये तय कर लिया। अब कहानी तो लिखोगे ना, प्लॉट तो लिखोगे। माइथॉस, ठीक है, ससिंक्टली रिफर्स टू द नरेटिव। माइथॉस कहते हैं नरेटिव, कहानी को, स्टोरी को, एस्पेक्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, किसी भी साहित्यिक रचना के उस पहलू को जिसमें कहानी होती है। इनकम्पासिंग इट्स प्लॉट, इसमें प्लॉट होता है और उसमें कुछ होने वाली घटनाएं होती हैं, ठीक है, कि हीरो होगा, ठीक है, वो कहीं जाएगा, वहाँ पर कुछ कारोबार करेगा, ठीक है, बड़ा आदमी बन जाएगा, वापस लौटेगा। ये सब क्या है? ये माइथॉस है, ये प्लॉट है, ये स्टोरी है,
तो दो एलिमेंट हो गए किसी भी ड्रामा को लिखने के लिए। पहली चीज़ तो थीम का होना ज़रूरी है, दूसरा प्लॉट का होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो एरिस्टोटल ने बताई जो होनी चाहिए वो है इथोस, जिससे हम कहते हैं कैरेक्टर्स। सही बात है, आप कहानी लिख रहे हैं लेकिन कहानी लिखते वक्त उसमें किरदार ना हो तो कहानी कैसे कहेंगे? बिना किरदारों के तो कहानी नहीं कह सकते। ईथोस कंसाइसली रिफर्स टू द एथिकल और मोरल कैरेक्टर। कोई भी एथिकल या मोरल किरदार जो होता है पोर्ट्रेड इन अ लिटरेरी वर्क, जो किसी भी लिटरेरी वर्क में पोर्ट्रे किया जाता है, उसको ईथोस कहते हैं। दे आर इसेंशली द पर्सन्स। ईथोस इसेंशली लोग होते हैं हु परफॉर्म द ड्रामा, जो ड्रामा को परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर। तो तीन एलिमेंट्स हो गए, थीम, प्लॉट और कैरेक्टर्स। नेक्स्ट जो कहा गया वो कहा गया लेक्सिस, कि अगर आपको कोई ड्रामा लिखना है तो उसका अगला तत्व लेक्सिस यानी कि लैंग्वेज होना चाहिए। हकीकत है, लेक्सिस ससिंक्टली रिफर्स टू द वोकैबुलरी और वर्ड्स यूज्ड इन अ लिटरेरी वर्क। वो वोकैबुलरी, वो शब्द जो किसी साहित्यिक रचना में इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसका लेक्सिस या लैंग्वेज कहलाती है। इनकम्पासिंग द लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी एम्प्लॉयड बाय द ऑथर। इसको इस्तेमाल किया जाता है भाषा को, टर्मिनोलॉजी को ऑथर के द्वारा। अब वो डिपेंड करता है कि ऑथर किस एरिया की कहानी लिख रहा है, किस एरिया का ड्रामा लिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ और वो वेस्टर्न यूपी से संबंधित है, तो उसमें जो लैंग्वेज होगी, उसमें जो वोकैबुलरी होगी वो वेस्टर्न यूपी से रिलेटेड होगी। मैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से लिख रहा हूँ तो वहाँ की वोकैबुलरी, वहाँ की भाषा होगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ पर। तो ये चार एलिमेंट्स हो गए। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पांचवा एलिमेंट जो किसी भी ड्रामा में होना चाहिए वो होता है मेलोस। मेलोस यानी कि म्यूजिक, ठीक है, यानी कि संगीत। मेलोस कंसाइजली रिफर्स टू द म्यूजिकल और रिदमिक एलिमेंट्स। जितने भी गीत में और रिदमिक एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन अ लिटरेरी वर्क, जो लिटरेरी वर्क में होते हैं, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ साउंड पैटर्न, जिसमें साउंड पैटर्न्स का इस्तेमाल भी शामिल है, रिदम्स शामिल है, म्यूजिकलिटी शामिल है लैंग्वेज में, वो सब उसका मेलोस कहलाता है। राइम स्कीम, रिदम और कुछ साउंड का इस्तेमाल, जैसे स्टेज के ऊपर थपाक की आवाज़ आ रही है, छपाक की आवाज़ आ रही है, डर की आवाज़ आ रही है, चीखने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, वो सब उसका मेलोस कहलाएगा। एक तत्व ये बताया एरिस्टोटल ने। फिर लास्ट तत्व जो बताया गया एरिस्टोटल के द्वारा वो बताया गया ऑप्सिस, कि ऑप्सिस होना ज़रूरी है किसी भी ड्रामा में। ऑप्सिस का मतलब होता है विजुअल्स। विजुअल्स जो मैं एक दर्शक हूँ और मैं सामने स्टेज पर अपने ड्रामा प्रेजेंट होते देख रहा हूँ, तो मुझे जो नज़र आएंगी सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट चल रहा है, रोमियो एक सीढ़ी का इस्तेमाल करके जूलियट की बालकनी में चढ़ रहा है, वो सीढ़ी जो मुझे नज़र आ रही है, वो बालकनी जो मुझे नज़र आ रही है, वो ऑर्चर्ड की दीवार जो मुझे नज़र आ रही है, वो रोमियो के कपड़े, वो उसकी तलवार, ठीक है, वो जूलियट का गाउन, ठीक है, उस गाउन पर लगे फूल, जूलियट का पहना टियारा, ये सब जो मुझे विजुअल नज़र आ रहा है स्टेज पर, ये सब ऑप्सिस है। द विजुअल एलिमेंट्स लाइक कॉस्ट्यूम्स, विजुअल एलिमेंट्स जैसे कि कॉस्ट्यूम्स, कपड़े, स्पेशल इफेक्ट्स, स्टेज के प्रॉप्स, मेकअप, एसेंशुएट द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले, ये सब मिलकर बनाते हैं प्ले के विजुअल एलिमेंट्स को। एंड हाईलाइट द कैरेक्टर्स, और किरदारों को हाईलाइट करते हैं। आपको एक गरीब किरदार दर्शाना है स्टेज के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो फटे पुराने कपड़े पहनकर आएगा, तो वो विजुअल पोर्ट्रेयल से पता लगेगा कि ये गरीब है जो सामने वाला शख्स आया है स्टेज के ऊपर। ठीक, तो एरिस्टोटल ने ये 6 एलिमेंट्स बताए कि ये 6 एलिमेंट्स होने ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ड्रामा लिख रहे हैं तो एक बार रिपीट करेंगे। पहला है डायनोइया यानी कि थीम, माइथोस यानी कि प्लॉट, इथोस यानी कि कैरेक्टर्स, लेक्सिस यानी कि लैंग्वेज, मेलोस यानी कि म्यूजिक और ऑप्सिस यानी कि विजुअल्स। किसी भी ड्रामा के 6 एलिमेंट हैं। इनसे 6 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि डायनोइया क्या है, माइथोस क्या है, इथोस क्या है, लेक्सिस क्या है, मेलोस क्या है, ऑप्सिस क्या है। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा एक ड्रामा का एलिमेंट नहीं है, तो 3 इसमें से कोई एक एक्स्ट्रा कोई वर्ड लिखा होगा। ठीक है, आपको उसे रिमूव करना है एग्जाम में बैठकर। ठीक है, चलिए, या डायरेक्ट डिफाइन करने को पूछ सकता है कि डायनोइया क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि थीम को कहते हैं, माइथोस क्या होता है पता होना चाहिए कि प्लॉट को कहते हैं, कोई डेफिनेशन में लिखा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर refers to the body of literature written in the Norman language. Anglo-Norman literature
उस लिटरेचर को कहते हैं, ठीक है, साहित्य के उस बॉडी को कहते हैं जो लिखा गया था नॉर्मन लैंग्वेज में। अब नॉर्मन लैंग्वेज क्या होती है, ब्रैकेट में लिखा है अर्ली फॉर्म ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच भाषा की जो शुरुआती फॉर्म है उसको नॉर्मन कहते हैं। अभी जो फिलहाल आप फ्रेंच देखते हैं, अभी जो फ्रेंच आप सुनते हैं वो वाली फ्रेंच नहीं, शुरुआती अर्ली फ्रेंच जो है। तो जब नॉर्मन्स इंग्लैंड आए, अच्छा जब इंग्लिश यहाँ पर आए, भारत में आए और भारत के लोगों से शादी करी इन लोगों ने, उनके जो बच्चे हुए वो वापस नहीं पहुँचे उनके साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं। उसमें एंग्लो शब्द अंग्रेज़ों का है, इंडियन हमारा है। ऐसे ही वो नॉर्मन्स जो फ्रांस से, प्राचीन फ्रांस से इंग्लैंड आए नॉर्मन भाषा लेकर, ठीक है, तो इंग्लैंड आ गए, ठीक है, इंग्लैंड में बस गए, तो उनका कल्चर, उनकी भाषा, ठीक है, वो सब एंग्लो नॉर्मन कहलाया। तो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर उस लिटरेचर को कहते हैं जो नॉर्मन भाषा में लिखा गया था इंग्लैंड में आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर जीत हासिल कर ली थी 1066 में। ये बात हमने आपको कल भी बताई थी कि 1066 में नॉर्मन्स आए थे इंग्लैंड और अपने साथ क्लैरिक्स लेकर आए थे जो ड्रामा का इस्तेमाल करते थे क्रिश्चियनिटी फैलाने में, याद है। तो नॉर्मन्स आ गए, अब उन्होंने अपनी नॉर्मन भाषा में लिटरेचर लिखना शुरू किया, उसी को एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर बोलते हैं। इट इनकम्पासेस वेरियस जॉनरास, इसमें अलग अलग जॉनरास थे, सच एज एपिक पोइट्री, जैसे कि इन्होंने महाकाव्य लिखे, रोमांस लिखे, क्रॉनिकल्स लिखे, लीगल टेक्स्ट लिखे, रिलीजियस वर्क्स लिखे। दीज राइटिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन सेटलर्स, ये राइटिंग्स प्रोड्यूस की जाती थी नॉर्मन सेटलर्स के द्वारा। सेटलर्स कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस गए, तो ये प्राचीन फ्रांस और उसके आसपास के इलाकों से आकर इंग्लैंड बस गए थे, इसलिए इन्हें सेटलर्स कहा गया। एंड देयर डेस्केंडेंट्स इन इंग्लैंड, और उनके जो बच्चे थे इंग्लैंड में। ब्लेंडिंग फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशंस, और इन लोगों ने क्या किया, इंग्लिश साहित्यिक परंपराएं जो थी और अपनी जो फ्रेंच परंपराएं थी उनको मिक्स कर दिया। उन मिक्स परंपराओं को एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर कहा गया, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। जी हाँ, जब नॉर्मन्स के बीच में और इंग्लिश के बीच में युद्ध लड़ा गया तो उस युद्ध को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहा गया। द मोस्ट ऑब्वियस चेंज आफ्टर दिस बैटल वॉज, सबसे ऑब्वियस चेंज, परिवर्तन जो इस बैटल के बाद आया था वो पता क्या था, वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन का इंट्रोडक्शन एज द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास, और ये भाषा बनी रूलिंग क्लास की इंग्लैंड में, डिस्प्लेसिंग ओल्ड इंग्लिश, और जो ओल्ड इंग्लिश भाषा थी वो वहाँ से हट गई। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं इस बात को हम आपको। तो मैं नॉर्मन हूँ, ठीक है, और मैं फ्रांस से निकलकर इंग्लैंड आया, अपने साथ सेना वेना लेकर, उनको हरा दिया मैंने, राजा को हरा दिया बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में। अब मैं तो अपनी नॉर्मन भाषा बोल रहा हूँ भैया, ठीक है, मैंने अपनी नॉर्मन भाषा बोलनी शुरू करी, वहाँ इंग्लिश भाषा बोली जा रही है। अब मैं तो रूलिंग क्लास हूँ, मैं तो दरबार में बैठा हूँ, मैं तो राजा हूँ, तो वहाँ दरबार में एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसमें वो फ्रेंच भाषा शामिल थी और इंग्लिश भाषा शामिल थी। और वो जो ओल्ड इंग्लिश भाषा थी, पुरानी इंग्लिश भाषा थी जो वहाँ बोली जा रही थी, वो वहाँ से रिप्लेस हो गई, ठीक है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था उस दौर में, क्योंकि ये परिवर्तन जो है एंग्लो नॉर्मन भाषा का आना, ये भी साहित्य को बदलने वाला है पूरी तरह से आगे। जो अंग्रेजी भाषा आप और मैं इस वक्त बैठकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा जो बनी है वो यहाँ से शुरू होती है, ये इस प्रोसेस से शुरू हो रही है बनना। ओल्ड इंग्लिश का कोई लिटरेचर अगर आप पढ़ लेंगे आपको समझ नहीं आएगा, वो इतनी खतरनाक सी इंग्लिश है, उसके वर्ड्स समझ नहीं आते, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में नहीं आता, ठीक है। अब 1066 में एंग्लो नॉर्मन आ गए। अब देखो बहुत कम लिटरेचर उस ज़माने का हमारे पास है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, उनकी ट्रांसलेशन हुई इंग्लिश में, ठीक है। वो नाम आपको याद रखने हैं कुछ, ठीक है। कौन कौन से 3 प्ले के नाम याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि तीनों प्ले किसके हैं, ये तीनों रचनाएं किस एज की हैं, ये तीनों ड्रामा किस एज के हैं, एंग्लो नॉर्मन एज के। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ले जाओ द एडम, या इंग्लिश में बोलेंगे सर द प्ले ऑफ एडम, सांटे रेसरेक्शन या रेसरेक्शन ऑफ द सेवियर, इंग्लिश में बोलेंगे इसे लाजे द सेंट निकोलस, द प्ले ऑफ सेंट निकोलस।
ये तीनों प्ले जो हैं ये एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के हैं, ठीक है, उस दौर के हैं। ये हमारे पास तक आए हैं और बहुत फेमस रचनाएं हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। अब देखो हम ड्रामा का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ लिया हमने ड्रामा का इतिहास की प्राचीन ग्रीक से शुरू हुआ और जो गॉड डायोनिसस थे उनके प्रोसेशन में रिलीजियस सेरेमनी होती थी, वहाँ से ड्रामा का उदय हुआ। धीरे धीरे वो 1066 में नॉर्मन्स के साथ इंग्लैंड आया। इंग्लैंड में इसका इस्तेमाल पादरियों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए किया। मिडिवल पीरियड तक आते आते 13वीं-14वीं शताब्दी में इसका इस्तेमाल गॉस्पेल के मैसेज को फैलाने के लिए किया जाने लगा। 16वीं सेंचुरी में जब शेक्सपियर की सेंचुरी आएगी वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा और उसमें फिर अलग अलग जॉनरा में ड्रामा लिखे जाने लगेंगे, जिसमें 3 मुख्य रूप से शामिल है, कॉमेडी, ट्रेजेडी और ट्रेजिक कॉमेडी। तो अब हमने ड्रामा का उदय तो देख लिया, लेकिन अब कॉमेडी का इतिहास भी देख लेते हैं कि कॉमेडी कैसे लिखनी शुरू की गई। ठीक है, अब जॉनर में घुस रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। ठीक है, कॉमेडी का इतिहास। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी यहां पर। कॉमेडी इन एंशिएंट लिटरेचर हैज इट्स रूट्स इन द वर्क्स ऑफ ग्रीक प्लेराइट्स। कॉमेडी की जो जड़ें हैं पुराने साहित्य में वो मिलती हैं ग्रीक प्लेराइट्स की रचनाओं में, डेटिंग बैक टू 5th सेंचुरी BC, जो ईसा पूर्व 5th सेंचुरी में जाता है। हियर्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी इन एंशिएंट लिटरेचर। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं इतिहास का, कॉमेडी के इतिहास का एंशिएंट लिटरेचर में। एरिस्टोफेन्स, ये नाम याद रखिए भाई इस आदमी का, वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्लेराइट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ये सबसे जाने माने नाटककारों में से एक थे एंशिएंट ग्रीस के, नोन प्राइमरीली फॉर हिज कॉमेडिक मास्टरपीसेस। एरिस्टोफेन्स जाने जाते थे अपने कॉमेडिक मास्टरपीसेस के लिए। ठीक है, अब एरिस्टोफेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये समझ लीजिए कि दुनिया का पहला महानतम कॉमेडी प्लेराइट था। ठीक है, लाइफ इनकी। एरिस्टोफेन्स वॉज बॉर्न अराउंड 446 BC इन एथेंस, ग्रीस। पैदा हुए थे 446 BCE एथेंस में, ग्रीस में। एंड लिव्ड ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड के दौरान जिंदा रहे। नॉट मच इज नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, बहुत कुछ नहीं पता है हमें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बट ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ अदर नोटेबल फिगर्स। लेकिन ये कई जाने माने शख्सियतों के समकालीन थे, जैसे कि सॉक्रेट, सुकरात और यूरिपाइड्स, ये इनके समकालीन थे, इसी दौर में ये भी जिंदा थे। जॉनरा, एरिस्टोफेन्स वॉज अ मास्टर ऑफ ओल्ड कॉमेडी। इनको जाना जाता है मास्टर ऑफ ओल्ड कॉमेडी बोलते हैं एरिस्टोफेन्स को। अ जॉनर ऑफ ग्रीक ड्रामा, ये वो जॉनर था ग्रीक ड्रामा का, नोन फॉर इज सटायरिकल एंड इर्रेवरेंट ह्यूमर। इसमें सटायर किया जाता था और जो ह्यूमर था, जो मजाक था, जो हंसी थी, वो इर्रेवरेंट थी। इर्रेवरेंट का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्टफुल, थोड़ा छिचोरी सी हरकतें होती थी। ही रोट अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लेज। इन्होंने लगभग 40 प्लेज लिखे हैं, ऑफ विच ओनली 11 हैव सर्वाइव्ड इन कंप्लीट फॉर्म। उसमें से 40 में से सिर्फ 11 ही पूरी फॉर्म में आपके और मेरे पास तक पहुंचे हैं जिंदा, बाकी सब इधर उधर हो गए। तो अगर इससे ही कंपैरिजन करेंगे तो एरिस्टोफेन्स इज ग्रेटर देन शेक्सपियर। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज शेक्सपियर रोट ओनली 37 प्लेज, है ना, तो इन्होंने 40 लिखे। थीम्स, किन थीम्स पर एरिस्टोफेन्स लिखते थे प्राचीन ग्रीक में? एरिस्टोफेन्स प्लेज ऑफन टैकल्ड कंटेम्पररी पॉलिटिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल इश्यूज ऑफ हिज टाइम। एरिस्टोफेन्स जो हैं वो प्रायः अपने समकालीन, अपने ज़माने के राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक मुद्दों को उठाते थे। ही यूज सटायर टू क्रिटिसाइज पॉलिटिशियंस। वो सटायर, कटाक्ष का इस्तेमाल करते थे राजनेताओं को क्रिटिसाइज करने के लिए, इंटेलेक्चुअल्स को क्रिटिसाइज करने के लिए, सोसाइटल नॉर्म्स, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, एमिंग टू एंटरटेन ऑडियंसेस। लेकिन एम क्या था कि ऑडियंस को एंटरटेन करना है, वाइल ऑल्सो ऑफरिंग शार्प कमेंट्री इन एथेनियन सोसाइटी। लेकिन बहुत ही शार्प कमेंट्री करते थे, साथ के साथ एथेनियन सोसाइटी पर भी मजाक मजाक में गहरी बातें कहना। स्टाइल क्या था एरिस्टोफेन्स का?
एरिस्टोफेन्स प्लेज वर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर विटी डायलॉग। एरिस्टोफेन्स के प्लेज को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि उसमें विटी डायलॉग होते हैं। बॉडी, ठीक है, बदतमीज अश्लील ह्यूमर होता था उसमें। इमेजिनेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज का एक काल्पनिक इस्तेमाल होता था, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर ले रहे थे भाषा का। ही एम्प्लॉयड पन्स, ये पन्स का इस्तेमाल करते थे, वर्ड प्ले का इस्तेमाल करते थे, एब्सर्ड सिचुएशंस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, हास्यास्पद सिचुएशंस का, टू क्रिएट कॉमेडिक इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। एडिशनली इसके अलावा हिज वर्क्स फीचर्ड एलोबरेट कॉस्ट्यूम्स, इनकी रचनाओं में बहुत शानदार कपड़े पहनाते थे अपने एक्टर्स को, मास्क का इस्तेमाल करते थे, एक्सेजरेटेड कैरेक्टर्स होते थे। ये इनका स्टाइल था, ठीक है, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट स्टाइल था इनका स्टेज पर परफॉर्म कराने का। अब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रही हैं। अब इनकी कुछ नोटेबल रचनाएं हैं एरिस्टोफेन्स की। तो जैसे हमने बताया 40 प्लेज लिख के गए थे, उसमें से 11 हमारे पास हैं। उन 11 में से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम आप याद रखिएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो ट्राई टू रीड देम। गूगल करिए द क्लाउड्स, लिस्ट्रेटा, जो भी हम आपको नाम बताने वाले आगे, ठीक है, उनकी समरी वमरी पढ़ लो बैठ के, है ना, तो फायदा हो जाएगा आपका। तो देखिए भैया, पहला है द क्लाउड्स। भैया 423 BCE में अ सटायरिकल कॉमेडी, एक सटायरिकल कॉमेडी थी जो एरिस्टोफेन्स ने लिखी थी, द क्लाउड्स करके, दैट लैम्पून्स द फिलोसोफर सॉक्रेट्स। इसमें मजाक उड़ाया गया था फिलोसोफर सॉक्रेट्स, सुकरात का, एंड द इंटेलेक्चुअल प्रिटेंशंस ऑफ एथेनियन सोसाइटी। और मजाक उड़ाया गया था कि जो एथेनियन सोसाइटी थी वो दिखावा कर रही थी बौद्धिकता का, हर कोई अपने आप को फिलोसोफर बना घूम रहा था, है ना। तो द क्लाउड्स में उसी का मजाक उड़ाया था एरिस्टोफेन्स ने कि जगह जगह सुकरात घूम रहे हैं यहाँ। फिर 411 BCE में लेसिस्ट्रेटा लिखी इन्होंने। ये एक कॉमेडिक मास्टरपीस था दैट रिवॉल्व्स अराउंड वुमेन विद होल्डिंग सेक्स फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। ये ऐसी महिलाओं के इर्द गिर्द की कहानी थी जो अपने पतियों से सेक्स नहीं कर रही थी। टू एंड द पेलोनोपेंसियन वॉर, एक वॉर चला था उसको रुकवाने के लिए। तो युद्ध लड़ रहे थे मर्द, ठीक है, और रुकने को तैयार नहीं, महिलाओं को परेशानी हो रही है, घर में खाना नहीं, बच्चे नहीं पाले जा रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पतियों के साथ सेक्स करना बंद कर दिया। उस मुद्दे पर ये एक कॉमेडी लिखी उन्होंने, लिस्ट्रेटा। फिर उन्होंने 414 में लिखा द बर्ड्स करके। ये एक फैंटास्टिकल कॉमेडी थी इन विच टू एथेनियंस जर्नी टू अ यूटोपियन सिटी। इसमें 2 एथेनियन नागरिक दिखाए गए थे जो एक यूटोपियन सिटी जाते हैं। यूटोपियन सिटी एक आदर्शवादी शहर, एक बिल्कुल जन्नत, स्वर्ग। बिल्ट बाय बर्ड्स, उस शहर को पक्षियों ने बनाया हुआ होता है, बर्ड्स ने बनाया हुआ है। टू एस्केप द ट्रबल्स ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, और वो उस दुनिया में जाते हैं इंसानी दुनिया की परेशानियों से बचने के लिए। इसीलिए इस कॉमेडी का नाम क्या है, द बर्ड्स। फिर उन्होंने द फ्रॉग्स लिखी थी, ठीक है। अब द फ्रॉग्स में ऐसा नहीं है कि ये अब यहाँ पर मेंढकों की दुनिया में चले गए थे, नहीं, ये अलग है। ये भी एक सटायर था, 405 में लिखा था इन्होंने, दैट क्रिटिक्स द स्टेट ऑफ एथेनियन थिएटर। इसमें एथेंस के थिएटर की आलोचना की गई थी एंड सोसाइटी की आलोचना की थी, फीचरिंग अ जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड बाय गॉड डायोनसस। इसमें एक यात्रा का वर्णन था। गॉड डायोनसस जो थे हमारे, वो भैया पाताल लोक गए थे, ठीक है, तो उसका वर्णन है, उसकी कहानी है ये। डायोनसस जब पाताल लोक गए वहाँ क्या हुआ, लेकिन उस जर्नी के द्वारा इन्होंने भैया सटायर किया था एथेनियन थिएटर पर और सोसाइटी पर। अब एग्जाम में PYQ है UGC नेट में कि इन विच लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, एरिस्टोफेन्स क्रिटिसाइजेज द स्टेट ऑफ एथेनियन थिएटर। तो याद रखिएगा द फ्रॉग्स में वो एथेंस के थिएटर को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा याद दिला रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का उभार कैसे हुआ, तो हमें पता लगा कि भैया जब ड्रामा का ही उभार प्राचीन ग्रीस से हुआ तो कॉमेडी का भी वहीं से होगा, ऑब्वियसली, वो भी उसका एक जॉनर ही तो है। तो हमने देख लिया कि प्राचीन ग्रीस में जो सबसे बड़ा नाम था कॉमेडी का वो एरिस्टोफेन्स था। अब पढ़ हम क्या रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर। अब हम इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी का उभार देखेंगे, ठीक है। तो सुनिए आगे। द फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, जो पहली कॉमेडी इंग्लिश लिटरेचर में मानी जाती है वो मानी जाती है जनरली कंसिडर्ड टू बी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। इसको माना जाता है पहली कॉमेडी
जो लिखी गई थी निकोलस उडाल के द्वारा। ये 2 क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में हर 2-3 साल में रिपीट होते हैं, द फर्स्ट कॉमेडी एंड द फर्स्ट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी भी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, आज के ही शायद लेक्चर में आ जाएगी। तो पहली कॉमेडी इंग्लिश लिटरेचर में किसे माना जाता है? राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को, जो लिखा था निकोलस उडाल ने। एंड बिलीव टू हैव बीन परफॉर्म्ड अराउंड 1552, माना जाता है कि इसको परफॉर्म किया गया था 1552 में। इट इज़ अ फार्सिकल कॉमेडी, की हास्यास्पद कॉमेडी है, दैट फॉलोज द मिस एडवेंचर्स ऑफ द टाइटलर कैरेक्टर। इसमें एक मिस एडवेंचर्स दिखाए गए हैं टाइटलर कैरेक्टर राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर का, ये किरदार का नाम है, प्रोटैगनिस्ट है हमारा। एज ही अटेम्प्ट्स टू वो अ विडो, अब ये राल्फ जो है भैया वो एक विधवा को रिझाने की कोशिश करता है, जिस विधवा का नाम है क्रिश्चियन कस्टिन्स, ठीक है। एक पीवाई को याद आया, क्रिश्चियन कस्टिन्स लिस्ट ए में और लिस्ट बी में था, ठीक है, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। तो किरदारों के नाम और प्ले के नाम मैच करने को आते हैं, तो याद रखिए किरदारों के नाम। इसलिए हम कह भी रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जैसे हमने द क्लाउड्स का जिक्र किया, द बर्ड्स का जिक्र किया, या अब आगे कितनी सारी रचनाओं का जिक्र करेंगे, तो उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, आपने ये पढ़ लिया कि ये इस राइटर का प्ले है, ये इस राइटर की पोइट्री है, तो उनको पढ़िए भी, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने में आसानी होती है, ठीक। कोई टीजीटी बीजीटी नहीं कि 4-5 राइटर पढ़ेंगे और आपका निकल जाएगा। यूजीसी नेट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और यूजीसी नेट आपको सिर्फ यूजीसी नेट निकालने के लिए करना है तो वो तो बहुत आसान बात है, लेकिन यूजीसी नेट आप कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, जाकर पढ़ाना है कहीं, तो ऑब्वियसली सब करना पड़ेगा भाई। द प्ले इज नोन फॉर इट्स लिवली लैंग्वेज, ये प्ले जाना जाता है अपनी जीवंत भाषा के लिए, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, स्लैपस्टिक ह्यूमर के लिए और एलिमेंट्स ऑफ सटायर के लिए। इसमें सटायर के कुछ तत्व मिलते हैं। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज सिग्निफिकेंट एज इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश सेक्युलर ड्रामा। ये राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एक सिग्निफिकेंट प्ले है क्योंकि ये शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक है इंग्लिश सेक्युलर ड्रामा के, ठीक है। सेक्युलर ड्रामा का मतलब ये कुछ उन शुरुआती प्लेज में से है जो धर्म पर आधारित नहीं था। सेक्युलर ड्रामा का मतलब ये है, क्योंकि हमने आपको बताया था 14वीं-15वीं शताब्दी में भी जो ड्रामा था, जो प्लेस थे, जो थिएटर था, वो धर्म के इर्द गिर्द ही रहता था, चर्च ही उसको परफॉर्म कराता था। तो ये शुरुआती एग्जाम्पल्स में से एक है जो थोड़ा सा अलग हटकर लिखा गया, जिसमें धर्म की, बाइबल की कहानियां नहीं थी, जिसमें संतों का जीवन नहीं था। रिटन स्पेसिफिकली फॉर द स्टेज, इसे स्पेसिफिकली स्टेज के ऊपर, स्टेज के लिए लिखा गया था। प्रीडेटिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर की रचनाओं से पहले की बात है, एलिजाबेथन प्लेराइट्स की रचनाओं से पहले की बात है। तो उसने रास्ता बनाया था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर ने। ये तो हो गई कॉमेडी की बात। अब हम पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। पानी पी लेते हैं, 1 मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग। ओह माय गॉड, मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ। Why is it happening? ओके, मुझे आप लोगों के कमेंट्स सब दिखाई दिए हैं। गुड आफ्टरनून पहले तो सभी को, ठीक है। यूपी में टीचर वैकेंसी नहीं आएंगी क्या? वंदना आएंगी ऑब्वियसली, बिना टीचर के कैसे चलेगा यूपी। अल्बर्ट, इट्स पॉसिबल कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपने बीए और एमए कैसे किया था। अगर आपने बीए और एमए मॉडल पेपर पढ़ के पास किया तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपने एक्चुअल पढ़ा है बीए और एमए में तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ ग्रेट टास्क फॉर यू, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए, निकल जाएगा। वेरी गुड अल्बर्ट। वॉइस कम आ रही है, ओके। अभी भी वॉइस कम आ रही है क्या? हम आपके जो वो हैं कमेंट सब देख रहे हैं। वॉइस का इशू तो नहीं है?
चलिए पानी पी के आते हैं हम। चलिए वी आर बैक। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी। अब देखो, जब ड्रामा की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस से हुई है तो कॉमेडी की भी वहीं से होगी और ट्रेजेडी की भी वहीं से होगी, है ना। तो अब उसको पढ़ लेते हैं। गजाला, मैं समझा नहीं आपकी बात। ग्रीक ट्रेजेडी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस। ग्रीक ट्रेजेडी की उत्पत्ति भी भैया एंशिएंट ग्रीस में हुई एज पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। ये भी रिलीजियस फेस्टिवल्स का हिस्सा हुआ करती थी। ऑनरिंग डायोनसस, जिसमें डायोनसस को सम्मान दिया जाता था। डायोनसस कौन थे? द गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ भी बोलते हैं जिन्हें। इट इमर्ज्ड अराउंड It emerged around the 5th century BC. ये 5वीं शताब्दी के आसपास ईसा पूर्व में आई and was performed in open air amphitheaters। और इन्हें परफॉर्म किया जाता था ओपन थिएटर एम्फीथिएटर्स में। ओपन एयर एम्फीथिएटर्स में, खुले आसमान के नीचे चारों तरफ जीने बनाए जाते थे ऐसे, एक के ऊपर एक, बीच में स्टेज होता था, वो एम्फीथिएटर्स कहलाते थे। आज भी हैं कई जगहों पर पुराने एम्फीथिएटर्स। द 3 मेन ट्रेजेडियंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस वर, जो 3 मुख्य भैया ट्रेजेडियंस थे जो ट्रेजेडी लिखा करते थे प्राचीन ग्रीस में, वो थे एस्केलस, सोफोक्लीज और यूरिपाइड्स। ये तीनों महानतम आदमी हैं, ठीक है, महानतम लोग जिसे बोलते हैं। इन तीनों का नाम याद रखिएगा आप प्लीज। तो 3 महान ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स। दीज प्लेस टिपिकली एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फेट। इनमें टिपिकली ट्रेजेडीज में जो थीम्स होती थी उसमें फेट, किस्मत की बात होती थी, ह्यूब्रिस की बात होती थी, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन की बात होती थी। ऑफन फोकसिंग ऑन लेजेंडरी और माइथोलॉजिकल स्टोरीज। इसमें प्रायः फोकस लेजेंडरी किस्सों पर या माइथोलॉजिकल कहानियों पर फोकस होता था, ठीक है, हमेशा। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी यूजुअली इंक्लूड अ प्रोलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ग्रीक ट्रेजेडी का जो स्ट्रक्चर, संरचना होती थी, उसमें यूजुअली एक प्रोलॉग, एक प्रस्तावना होती थी, एपिसोड्स होते थे, ठीक है, और एक कॉन्क्लूडिंग सेक्शन होता था जिसे एक्सोडस कहते थे। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ग्रीक ट्रेजेडी की संरचना कैसी होती थी? पहला प्रोलॉग, प्रस्तावना, फिर एपिसोड्स होते थे, 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, और उसके बाद में एक एक्सोडस होता था जिसे आप कॉन्क्लूजन कह सकते हैं या एपिलॉग बोल सकते हैं, ठीक है, आसान भाषा में उसे। लेकिन प्राचीन ग्रीस में एक्सोडस कहते थे। एक्सोडस का वैसे मतलब क्या होता है? पलायन, ठीक है। अब वो पलायन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब आखिरी बात ये है, हम ये बता रहे हैं हम अपनी कहानी में, उसके बाद हम जा रहे हैं। एक्टर्स वोर मास्क टू पोर्ट्रे डिफरेंट कैरेक्टर्स। अलग अलग किरदारों को दर्शाने के लिए एक्टर्स मास्क पहना करते थे। एंड द कोरस प्रोवाइडेड कमेंट्री ऑन द एक्शन। और पीछे कोरस खड़ी होती थी, सिंगर्स खड़े होते थे, वो कमेंट देते थे बीच बीच में, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। ग्रीक ट्रेजेडी हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द लेटर ड्रामा। बाद में जो ड्रामा आए उन पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था ग्रीक ट्रेजेडीज का।
continues to be studied and performed today. ग्रीक ट्रेजेडीज अभी भी पढ़ी जा रही हैं, ठीक है, और अभी भी परफॉर्म हो रही हैं. बाय गॉड अभी भी 2024 में भी ग्रीक ट्रेजेडी किसी बड़े शहर में आपको होती हुई दिख जाएगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में, ठीक है, कहीं पर भी दिख जाएगी, ठीक है. वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी इन लिटरेचर इज गॉडबुक, ठीक है, जो अभी एल्बर्ट ने कमेंट बॉक्स में कहा था. तो पहला एग्जाम्पल इंग्लिश कॉमेडी का राल्फ रॉयस्टर है, निकोलस उडाल का. पहली जो ट्रेजेडी है इंग्लिश में वो है गॉबडुक. इसका एक दूसरा नाम भी है, एग्जाम में या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, फेरिक्स एंड पोरेक्स, ठीक है. इसे दो लोगों ने लिखा है, थॉमस नॉर्टन ने और थॉमस सेक्विल ने. इन दोनों ने मिलकर लिखी थी पहली ट्रेजेडी. इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1561. ये पहली बार 1561 में परफॉर्म की गई थी. एंड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको अंग्रेजी भाषा का पहला प्ले भी माना जाता है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था. गॉबडुक इज अ सेनेकन ट्रेजेडी. ये एक सेनेकन ट्रेजेडी है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ टाइटलर किंग गॉबडुक. इसमें टाइटलर किंग गॉबडुक राजा का नाम है, उसकी कहानी है, और उनके बेटों फॉरेक्स एंड पोरेक्स की. Whose rivalry leads to tragic consequences. इनकी राइवलरी होती है दोनों के भाइयों के बीच में, जिसके ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम निकलते हैं और सिविल वॉर होता है. एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, माँ फिर मरे हुए बेटे की अपने दूसरे बेटे से बदला लेती है. तो बहुत ही ट्रेजिक सी कहानी है क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेजेडी है. द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पावर. इस प्ले में बात हो रही है, थीम है पावर, सत्ता की, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा की, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और अगर राजनीतिक रूप से अस्थिरता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो एक थीम है इसकी. गॉबडुक वॉज इन्फ्लुएंशियल इन एस्टैब्लिशिंग द जॉनर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी. गॉबडुक बहुत ही प्रभावशाली प्ले था क्योंकि इसने नींव रख दी थी कि आने वाली इंग्लिश ट्रेजेडीज ऐसी होंगी. एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर प्ले राइट्स. और इसने ग्राउंड वर्क बनाया था आने वाले प्ले राइट्स के लिए, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर के लिए. क्या आप विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो ने ऐसी कितनी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं जिसमें बदला लिया जाए, रिवेंज ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, जैसे हैमलेट लिखी, वो बाप की मौत का बदला ले रहा है. तो इसने एक ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया था गॉबडुक ने कि देखो भाई ऐसे ट्रेजेडी लिखेंगे हम, अगली पीढ़ी हमारी, ठीक है. कुछ अर्ली ट्रेजेडीज़ पढ़ लेते हैं. अब हमें ये तो पता है कि ट्रेजेडीज़ का उदय जो हुआ है वो प्राचीन ग्रीस में हुआ है. हमें 3 नाम भी पता है, एस्केलस का नाम पता है, सोफोक्लिस का पता है, यूरिपाइड्स का पता है. 3 महान ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स थे, ट्रेजेडियंस थे. अब लिखकर क्या गया है कोई, वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना. तो सुन लीजिए. ऑडिपस रेक्स, हमने एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ऑडिपस रेक्स, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में. ऑल्सो नोन एज ऑडिपस द किंग. इसका एक दूसरा नाम भी है ऑडिपस द किंग. अ ट्रेजेडी रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट सोफोक्लिस. ये वो ट्रेजेडी है जो एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट सोफोक्लिस ने लिखा था. इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड अराउंड 429 BCE. इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 429 ईसा पूर्व. द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ऑडिपस ऑफ थीबिस. इसमें कहानी है राजा ऑडिपस की जो थीबिस का राजा है. हु बिकम्स एम्ब्रॉयल्ड इन अ ट्रेजिक सीक्वेंस. जो अपने आप को फंसा लेता है एक ट्रेजिक घटनाओं के चक्र में. इन्वॉल्विंग प्रोफेसी. इसमें एक भविष्यवाणी शामिल होती है, इसकी किस्मत होती है, इसका खुद का अननोन फुलफिलमेंट होता है प्रोफेसी का, दैट ही वुड किल हिज फादर. प्रोफेसी ये हुई है कि तुम अपने पिता की हत्या करोगे एंड मैरी हिज मदर, और अपनी माँ से शादी कर लोगे. इस प्रोफेसी को रोकने के लिए ये अपना देश पे छोड़कर चला जाता है. लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये पता लगता है कि इसने वाकई अपने पिता को बाय मिस्टेक मार दिया था, और अभी जो इसकी रानी है वो इसकी माँ है. एज ऑडिपस सीक्स टू अनकवर द ट्रूथ अबाउट हिज आइडेंटिटी. अब ऑडिपस निकलता है अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को ढूंढने के लिए कि हु एम आई. एंड द कॉज ऑफ अ प्लेग रैवेजिंग थीबिस. और थीबिस के ऊपर महामारी आई हुई है, एक अकाल पड़ा हुआ है, उसके पीछे का कारण ढूंढने निकलता है ये. ही डिस्कवर्स द हॉरिफाइंग ट्रूथ अबाउट हिज पास्ट. उसे अपने अतीत के बारे में हॉरिफाइंग सच पता चलते हैं. उसकी अनविटिंग एक्शंस के बारे में पता लगता है. उसे पता लगता है कि मैंने अपने बाप को मारा था गलती से, मैंने अपनी माँ से शादी कर रखी है, और थीबिस मेरे साम्राज्य में जो अकाल पड़ रहा है मेरी वजह से पड़ रहा है. ऑडिपस रेक्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर. ऑडिपस रेक्स को प्राचीन ग्रीक लिटरेचर के सबसे महानतम रचनाओं में से एक माना जाता है. एंड अ
सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रीक ट्रेजेडी का। एक्सप्लोरिंग थीम्स सच एज फेट, इसमें एक्सप्लोर की जा रही हैं थीम्स किस्मत, फ्री विल और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूब्रिस और ह्यूब्रिस के कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम आपको एजाज बताते हैं। एजाज पूछ रहे हैं कि सर ह्यूब्रिस क्या होता है, वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो एक लिटरेरी डिवाइस है ह्यूब्रिस। ठीक है, एक लिटरेरी टर्म है। जब आप इसे डिक्शनरी में ढूंढेंगे ह्यूब्रिस को, तो इसका मतलब आएगा अहंकार। ठीक है, तो किसी कैरेक्टर का एक अहंकार, सेल्फ कॉन्फिडेंस या प्राइड जो उसका पतन करा दे, जो उसका सामाजिक पतन, नैतिक पतन करा दे, ठीक है, जो उसके डाउनफॉल का रीजन बने, वो उसका ह्यूब्रिस कहलाता है। तो ह्यूब्रिस के कॉन्सिक्वेंसेस हमें इसमें पता लगते हैं। ठीक है, तो ह्यूब्रिस एजाज एक आसान भाषा में प्राइड, अहंकार को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो ट्रेजेडी है प्राचीन ग्रीस से ही लेकर आए हैं, मेडिया। मेडिया इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट यूरिपाइड्स। ये भी एक ट्रेजेडी है जो लिखी गई है एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट यूरिपाइड्स के द्वारा। बिलीव टू हैव बीन फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 431 BCE, माना जाता है कि 431 BC में से परफॉर्म किया गया था। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ मेडिया। इसमें कहानी है मेडिया की, अ वुमेन ऑफ बारबेरियन ऑरिजिन। ये एक महिला है जिसका ऑरिजिन, जिसकी उत्पत्ति बारबेरियन है। हु हैज हेल्प्ड जेसन द हीरो ऑफ द गोल्डन फ्ली स्मिथ। ये मदद करती है जेसन नाम के एक लड़के की जो कि हीरो है गोल्डन फ्ली स्मिथ का। अब ये कहानी सुनाएंगे आपको एक गोल्डन फ्ली स्मिथ की, बड़ी प्यारी कहानी है। इन हिज क्वेस्ट फॉर द फ्लीस, जब वो फ्लीस को ढूंढने निकलता है, एंड हैज बॉर्न हिम चिल्ड्रन, और उसके बच्चे होते हैं, मीडिया से इसके बच्चे होते हैं जेसन के। When Jason decides to marry the daughter of the king Corinth, अब जेसन धोखा देता है इसे। जेसन कॉरिंथ के राजा की बेटी से शादी करना चाहता है। मेडिया इज एबेंडन्ड, मेडिया को छोड़ दिया जाता है। एंड सीक्स रिवेंज, और वो बदला लेती है। शी embarks on a path of ruthless vengeance, वो निकलती है निर्दयी बदले के रास्ते पर मेडिया, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज, और आखिरकार इसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम निकलते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रेजिक फ्लो तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि प्राइड ही ट्रेजिक फ्लो हो। ट्रेजिक फ्लो तो किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, किसी का चापलूस होना हो सकता है, कानों का कच्चा होना हो सकता है, लेकिन ह्यूब्रिस सिर्फ प्राइड को ही बोलते हैं। एजाज, ठीक है। अच्छा, अब ये कहानी तो लगभग आकर समझ में आ गई होगी, लेकिन ये आपको ये फ्ली स्मिथ नहीं समझ में आया होगा, वो हम आपको समझा देते हैं। बड़ी आई थिंक बॉलीवुड हॉलीवुड में कोई मूवी होनी चाहिए इसके बारे में, होगी भी, क्या पता हमने ना देखी हो। तो द गोल्डन फ्ली स्मिथ क्या होता है भैया? एक कहानी है प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी की, ठीक है, गोल्डन फ्ली स्मिथ के नाम से बहुत जानी जाती है इस कहानी को। फोटो दिखाते हैं आपको, एक फोटो से समझाते हैं आपको, यू लव इट। आई होप कि मुझे वो फोटो मिल जाए जो मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एक तो मिला। देखिए, अपनी स्क्रीन पर एक फोटो आएगा आपकी, उस फोटो को देखिए। दिख रहा है फोटो?
अगर इस फोटो को गौर से देखें तो इस आदमी के हाथ में आपको कुछ दिखेगा कि भैंस का सा मुंह है और उसकी खाल सी दिख रही है आपको। ये एक्चुअली खाल नहीं है। तो गोल्डन फ्लीस था एक, जिसके ऊपर भैंस का सर होता था, जैसे हुडीज की कैप नहीं होती, हम ऐसे डाल लेते हैं बिल्कुल ऐसे, और नीचे पंख हुआ करते थे ऐसे। उसको डालते ही आपके अंदर दैव्य शक्तियां आ जाती थी और आप उड़ने लगते थे। तो इसे मिथ ऑफ गोल्डन फ्लीस बोलते हैं। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ना चाहें इस कहानी को तो आप पढ़ सकते हैं गूगल करके। तो ये खो गया था और इसे देवता ढूंढ रहे थे कि ये फ्लीस चाहिए हमें, बड़ा ताकतवर फ्लीस है भैया ये बिल्कुल वैसा जैसे हैरी पॉटर में एक वो है, आप उसको डालो, ठीक है, कंबल को, आप गायब हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा, लेकिन इससे आप उड़ने लगते हैं, इससे ताकत आ जाती है, ताकतवर हो जाता है इंसान, उड़ने लगता है। तो देवताओं ने इनको भेजा, ठीक है, कि भैया जेसन को, जिसका नाम